हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लास 10 मैथमेटिक्स आप जाकर देख सकते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर। आज हम 20 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 21 करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है, मूल बिंदु से बिंदु P3,4 की दूरी क्या है। ध्यान दीजिएगा, जब हम मूल बिंदु की बात करते हैं तो उसका जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है मूल बिंदु से। अब यहाँ पर मूल बिंदु को अगर हम इसका निर्देशांक को O से डिनोट कर देते हैं और ये आपका P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, निर्देशांक गिवन है 3,4। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है बच्चों OP इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ये दूरी सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों ये जो हमारा पहला जो ये है निर्देशांक, इसको x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो ध्यान से देखिएगा, x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 9 कितना हो जाएगा, √25। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, दूसरा देखते हैं, बिंदुओं 2,5 और 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है। तो देखो, ये आपका कोई बिंदु मान लेते हैं P पॉइंट है जिसका निर्देशांक 2,5 दिया हुआ है, और एक Q बिंदु मान लेते हैं जिसका निर्देशांक आपको 4,7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसके मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु 2,5, 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है। तो मध्य बिंदु का आपको यहाँ पर निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु को हम लोग S से डिनोट कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का जब भी केस आए और मध्य बिंदु का आपको निर्देशांक निकालने बोले तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x1, यानी आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि S का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, बराबर होता है फॉर्मूला x1 प्लस x2, यानी बीच वाले का जो आपका मध्य बिंदु उसका निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर ये x1, ये y1, ये x2 y2। तो x1 कितना है 2 और यहाँ पर x2 कितना है 4 बाई 2, y1 कितना है 5 और y2 कितना है 7 बाई 2। तो यहाँ पर 2 4 6, 6 बाई 2 यानी 3 और ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन होगा 3,6 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर 23 नंबर देखते हैं, क्या कह रहे हैं, यदि 2 sin A बराबर sin 2A हो तो A का मान क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, sin 2A जो है वो बराबर है, यहाँ पर किसके बराबर है, 2 sin A के। ठीक है, ये दिया हुआ है एक्चुअली आपको, 2 sin A जो है वो बराबर है sin 2A के। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आराम से इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जो sin 2A बराबर एक फार्मूला होता है 2 sin A cos A, इस फार्मूला को याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 sin A और sin 2A की जगह हम लिख देंगे ये फार्मूला 2 sin A cos A। तो यहाँ पर आपका 2 sin A और 2 sin A कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा cos A इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो cos A, अब देखते हैं कि जैसे इधर cos है तो इधर भी अगर हमको cos लाना है तो हम देखते हैं कि cos में किसका वैल्यू 1 होता है। तो cos 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। तो A बराबर जो इसका आएगा आंसर 0 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक, यहाँ पर 24 देखते हैं। 24 में cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इस cos 48 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर, और थीटा की जगह यहाँ पर 42 डिग्री है। तो यहाँ पर साइन 42 और साइन 42 कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया 0। तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट है ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक, यहाँ पर कह रहा है sin A बराबर 3/5 हो तो cos A का मान निकाल लें। तो sin A जो है वो आपका दिया हुआ है 3/5। ठीक, cos A का वैल्यू सबसे पहले देखो, साइन ऑफ A बराबर क्या होता है P/H। साइन ऑफ एंगल है ना बराबर होता है P/H। तो यहाँ पर P बराबर 3 दिया और H बराबर आपको 5 दिया, तो B बराबर क्या होगा, तो B बराबर फॉर्मूला हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर
और -3 का स्क्वायर 25 -9 तो 16, 16 का स्क्वायर रूट जो 16 का वर्गमूल हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो कॉस ऑफ ए बोल रहा है, कॉस ए बोल रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए बोल रहा है ना, तो b/h होता है, b/h। तो b कितना है मेरा 4 और h कितना है 5, तो 4/5 इसका सही आंसर होगा। 4/5 यानी ऑप्शन बी। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, तो सिंपली देखो धरती पर, ये धरती है जिस पर मीनार खड़ा है और कुछ दूरी पर, यहाँ पर कुछ दूरी पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु है, कोई भी एक बिंदु है यहाँ से, ये मीनार से कुछ दूरी पर, कितना 15 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ से उन्नयन कोण जो बन रहा है वो आपका कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि ये जो मीनार का हाइट है, यानी कि मीनार का जो ऊंचाई है, ये मीनार है आपका, ठीक है, ये आपका मीनार है, यानी ए बी जो है, ए बी का आपको ऊंचाई निकालना है, हाइट निकालना है। यानी ये इसका हाइट को अगर h मान लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पर ये वाले साइड, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का यूज़ करेंगे। तो इसके सामने ये एंगल है, इसके सामने ये P हो जाएगा और ये 90 के सामने ये h हो जाएगा, तो ये B होगा। तो हम P और B का यूज़ करेंगे, यानी tan ऑफ एंगल बराबर पता है P/B होता है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू P/B, P मतलब h, और यहाँ पर कितना है हमारा, अच्छा ध्यान रखिएगा h, यहाँ पर h को कर्ण बोल रहे हैं जिसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और यहाँ पर जो h है ये हाइट है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है। खैर आपको याद रखना है कि ये दोनों साइड का यूज़ करना, तो ये दोनों साइड के कब यूज़ करेंगे, tan में ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो tan ऑफ एंगल क्या होता है, ये नहीं लिखना तो छोड़ो मत लिखो, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। AB बटा इसको BC, AB बटा BC, तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है और AB हमको निकालना है और BC कितना 15, तो AB इक्वल टू हो जाएगा 15√3 मीटर, ठीक। तो 15√3 मीटर है हमारा इसका जो सही ऑप्शन है। एक्चुअली मीटर में नहीं, सेंटीमीटर में यूनिट गिवन है, तो हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा ये ऑप्शन बी। यहाँ ध्यान रखिएगा हाइट और परपेंडिकुलर एक ही चीज़ है, लेकिन हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण अलग चीज़ है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 27 है। क्या कह रहा है, ट्रायंगल PQR है जिसका कोण Q समकोण है। एक ट्रायंगल PQR बनाइए, PQR जिसमें एंगल Q जो है, कोण Q वो आपका 90 डिग्री है, ठीक। तो यहाँ पर बोल रहा है PQ जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PR वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको यहाँ पर बोल रहा है एंगल QPR, यानी ये वाला एंगल आपको निकालने बोल रहा है। सबसे पहले आप क्या करो, देखो ये एंगल अगर आपको बोल रहा है तो आपके पास, आप चाहो तो ये साइड निकालो, और अगर नहीं चाहते हो तब भी आप ये साइड का यूज़ कर सकते हो, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अगर आप ये साइड निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। QR² बराबर हो जाएगा PR² जो माइनस PQ का स्क्वायर, तो QR² बराबर हो जाएगा PR कितना है 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो QR² बराबर हो जाएगा 36 माइनस 9 यानी 25, तो QR बराबर हो जाएगा √25 यानी 5, ये कितना आ गया 5। तो अब ये एंगल निकालना है, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण होता है। तो हम एक काम करते हैं, ये साइड यूज़ कर सकते हैं, ये साइड भी यूज़ कर सकते हैं, हम ये साइड और ये साइड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, मान लो ये साइड कितना, ये P है, एंगल कोण के सामने जो कोण ले रहे हैं उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है यानी लंब होता है, और 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, ठीक। और बचा हुआ क्या होगा, आधार। तो हम यहाँ पर P/B ले रहे हैं, तो tan लेते हैं, tan ही तो P/B होता है ना, तो tan ऑफ P, tan P इक्वल टू P/B, तो P/B ना। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हमसे गलती हुआ, 36 में 9 जाएगा तो यहाँ पर 27 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 27 का जो वर्गमूल निकलेगा वो 3√3 निकलेगा, तो ये हमारा 3√3 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3√3/3 यानी 3 कैंसिल, tan P बराबर हो जाएगा √3, तो √3 को कैसे लिख सकते हैं, tan 60 लिख सकते हैं, ठीक। तो P बराबर कितना आ गया, यानी एंगल P जो निकला कितना निकला हमारा 60 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन C। 28 नंबर बोल रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो याद रखिएगा अनंत,
यहाँ पर 29 नंबर में इस तरह का फिगर बनेगा, क्लियर तरीके से समझ लेना इसको। यहाँ पर आपको पी क्यू बोल रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो आराम से 90 के सामने ये हमेशा 90 के जो सामने होता है हमेशा एच होता है, यानी कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण, याद रखिएगा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए। एच मतलब हो गया आपका ओ क्यू स्क्वायर, और इन दोनों का कोई भी ले सकते हैं, पी लो या बी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक। तो ओ क्यू कितना है मेरा? 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, प्लस पी क्यू तो मेरे को निकालना है, तो 144 बराबर 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो 144 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 169। देख लेते हैं एक बार। 14 में 5 गया 9, 13 में 2 गया, 12 में 2 गया आपका, जाके यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो लगभग 119 आएगा। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा √119। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर एंगल पी टी क्यू बराबर, यहाँ पर ये चीज़ आपको ये वाला कोण दिया हुआ 110 डिग्री, तो ये कोण निकालना। तो ध्यान रखिएगा ये जो स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पर ये जो स्पर्श रेखाएं और त्रिज्या उसके बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, और ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक। ये भी स्पर्श रेखाएं और ये स्पर्श रेखाएं और त्रिज्या है, तो स्पर्श रेखाएं और त्रिज्या के बीच जो कोण बनते हैं वो 90, ये भी 90। तो 90-90 यहाँ पर आमने सामने का कोण जो है 90-90 180 हो रहा है। जब भी आमने सामने किसी चतुर्भुज में अगर आमने सामने का कोण 180 डिग्री हो तो उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रेटरल कहते हैं। साइक्लिक क्वाड्रेटरल समझ गए कि अगर आमने सामने का जो एंगल कोण का सम जो होगा 180 होगा, तो उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रेटरल कहेंगे। और साइक्लिक क्वाड्रेटरल में क्या होता है, अब जाहिर सा बात है ये साइक्लिक क्वाड्रेटरल प्रूव हो गया, तो आमने सामने का कोण कितना रहेगा? 180 रहेगा। तो ये 110 है, तो ये कितना होगा? 70। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आपको ये फिगर है, यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना। यहाँ पर आपको आर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली ये फॉर्मूला में आपको बैठा देना है, ठीक। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो यहाँ पर रेडियस आर दिया हुआ, बड़ी आर, और एंगल पी बन रहा है, तो बस कुछ करना नहीं, पाए आर यहाँ पर छोटी है, यहाँ पर क्योंकि स्पेशल बड़ी आर दिया हुआ है तो बड़ी आर ले लेना है। एंगल पी है तो एंगल थीटा, यहाँ पर एंगल ऐसे जनरल फार्मूला हम इस तरह से लिखते थे, लेकिन यहाँ पर एंगल दिया हुआ था, कोण पी दिया हुआ था, तो पी ले लिए, तो ये इसका सही जवाब हो गया, ठीक है। कहता उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों की योग के बराबर होगा। आपको तीसरा सर्कल है, तीसरा जो वृत्त है, तो कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त का जो परिधि है और इसकी परिधि, जो कोई तीसरा सर्कल है, तीसरा वृत्त है, उसके बराबर है। तो मान लो ये है आपका, इसको हम लोग R1 बराबर ले लेते हैं 19 सेंटीमीटर, और R2 बराबर 9 सेंटीमीटर, और हमको R3 निकालना है जो कि तीसरा सर्कल का होता है। लेकिन हमको जो दिया हुआ क्या है कि जो 2 पाई R3 सबका जो परिधि बराबर 2 पाई R2 प्लस 2 पाई R1 ऐसा दिया हुआ है। ये अगर आप क्वेश्चन अच्छा से रीड करोगे, ठीक है। तो 2 पाई R3 बराबर 2 पाई, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं तो R2 प्लस R1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पाई कैंसिल हुआ, तो R3 बराबर क्या हुआ? R2 प्लस R1, तो कितना होगा? 19 प्लस 9, कितना हुआ? 9 9 18 का 8, 1 1 2 28 सेंटीमीटर हो गया। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है सबसे बड़े बांस की लंबाई बताएं जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरा इस तरह का है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग है, तो कमरा कैसा होगा? घनाभ होगा। तो घनाभ का जो सबसे बड़े बांस की लंबाई, तो घनाभ का जो विकर्ण होता है वही सबसे बड़े, समझो सबसे बड़े बांस का लंबाई है, यानी घनाभ का विकर्ण आपको निकालने बोल रहा है। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, घनाभ का विकर्ण जो होता है वो सबसे बड़ा विकर्ण होता है घनाभ में, है ना, ठीक। तो ये फॉर्मूला होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बस कुछ करना नहीं है, 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो ये आप खुद से कर सकते हैं। 12 का 144, 81 और 64 सबको जोड़ दीजिएगा, फिर उसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। यहाँ पर 35 नंबर हम बना दिए हैं, इसको क्लियर तरीके से देख सकते हैं। ये हाइट दिया हुआ था, रेडियस दिया हुआ था, हाइट यानी ऊंचाई और त्रिज्या दिया हुआ था। आपको यहाँ पर L का वैल्यू निकालना था, ठीक है, यानी त्रिज्या की ऊंचाई निकालना था, जो कि निकाल दिया हमने। अब कह रहा है मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या आपको 6 सेंटीमीटर है, तो वाला एक 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। इस तरह का एक शंकु बनाया गया है।
एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया। देखो शंकु का फिर गोले के आकार में बदल दिया, लेकिन शंकु का जब गोले के आकार में बदल दिया तो शंकु का पहले जो आयतन होगा और गोले का जो आयतन होगा बाद में वो बराबर रहेगा, आयतन में कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो कैसे शंकु को गोले में बना दो या गोले को शंकु में बना दो। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली सबसे पहले समझ गए कि शंकु का जो आयतन है इक्वल है, बराबर है गोले का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना होता है, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है फॉर्मूला। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। 3 कैंसिल हुआ। देखो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 ठो आर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो पाई और पाई कैंसिल हुआ, तो क्या बच गया मेरा, एच बराबर कितना हुआ, एच बराबर 4r। ठीक, क्लियर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 24, और आर का वैल्यू कितना है 6। 4 गुना 6 यानी हो गया आपका जाके, तो गोले का त्रिज्या आपको बोल रहा है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर गोले का त्रिज्या को, यहाँ पर हमसे गलती हुआ था कि शंकु का जो त्रिज्या है उसको गोले का त्रिज्या को सेम ले लिए, सेम नहीं लेना है, यहाँ पर अलग अलग, इसको r1 मान लेते हैं। ठीक है, फिर से इसको हम सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 5/3 4/3 पाई r1 का क्यूब। तो यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये तो सही है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, आर स्क्वायर एच बराबर r1 का 4r1 का क्यूब, ये बचेगा। ठीक है, अब आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया है, तो 6 गुना 6 और एच यहाँ पर 24 दिया हुआ है, 4r1 का क्यूब। तो सिंपली कुछ करना नहीं, तो r1 का जो क्यूब होगा वो बराबर होगा 6 गुना 6 गुना 24/4, तो 4 छके 24, यानी r1 का क्यूब बराबर हो गया 6 का क्यूब। ठीक, तो r1 बराबर हो गया 6, तो r1 मतलब गोले की त्रिज्या कितना हो गया, वो आपका 6 आ गया। ठीक है, गोले की त्रिज्या आपका 6 सेंटीमीटर। क्लियर, इसमें जो सही ऑप्शन है वो दैट इज़ आपका 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को त्वरण कहते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो याद रखिए जो माइनस में होगा वो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन बी। यदि PE बराबर 0.05 हो तो E नहीं की प्रायिकता होगी। देखो ये जो होता है PE प्रायिकता होने की और नहीं होने का, इस दोनों का जो सम होता है, इन दोनों का जो जोड़ होता है 1 होता है, तो नहीं होने का हमको निकालना था, और यहाँ पर PE दिया हुआ था। ठीक, तो हमारा नहीं होने का जो प्रायिकता निकला, क्या लिख रहा है, PE बराबर 0, E नहीं होने की प्रायिकता, तो E होगा और E नहीं होगा, तो नहीं होने का जो प्रायिकता निकला वो 0.95 निकला, ऑप्शन सी। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।